हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर, नया टॉपिक, जिसमें हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, जो कि क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी जानते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ तो लेंगे, बहुत बेसिक सा लॉ है, उससे क्या क्या चीजें निकल कर आई उसे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, और उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में आपको पता चलेगा कि यार इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर बात है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लेंगे तो हम उसके बाद चलेंगे उसके एप्लीकेशन पे, यानी कि हम इक्विलिब्रियम की बात करने लग जाएंगे और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मैंने बता ही दिया है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस जो हम फ्री बॉडी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिए हैं लास्ट लेक्चर में। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए एक मॉड्यूल तैयार किया हुआ है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, हम आपको DPPs प्रोवाइड करते हैं जो कि लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है, लिंक से आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। जब आप DPP डाउनलोड कर लेते हो तो आपको DPP को सॉल्व करना होता है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो DPP का सोल्यूशन वीडियो भी आपके सामने आता है, चैप्टर वाइज MCQs आते हैं, PYQs आते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए होते हैं, है ना। साथ ही साथ जैसे जैसे एग्जाम अप्रोच होने लग जाता है, एग्जाम पास आने लग जाता है, तो हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन का भी प्रोविजन लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक शॉट में कंप्लीट करा देंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है, जहां पर हम आपको क्या देंगे भैया, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे और वहां पर आप टेस्ट देकर ये जान पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है, और ये बात तो आप बिल्कुल ना भूलें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कॉम्प्रोमाइज़ तो भाई हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको टॉप नॉच कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपको रट गया होगा, नहीं रटा है सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सब कुछ पता होगा फर्स्ट लॉ के बारे में, कि फर्स्ट लॉ क्या है, इसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं, इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई बात नहीं, जिनको पता है वो आखिरी के लेक्चर के आखिरी में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसे देख लीजिए। और जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो आ जाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है ना। तो भाई न्यूटन भाई साहब ने ये बात बोली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पर, है ना, कहीं भी रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कहीं पर रखा हुआ है तो वो वहीं पर रखा रहेगा। ये तो सर, ये तो सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। क्लियर बात है? हाँ सर, क्लियर बात है। वही स्टेटमेंट यहां पर दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक बात याद रखिएगा, बात की गई है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की, unless it is acted upon by some external force to change the state। सिंपल सी बात है। जब बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन तो यार इस तरीके से देखी जा सकती है चीजें कि यहाँ पर एक m मास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक m मास रखा हुआ है, उस पर मैंने बोला कि यार इसकी वेलोसिटी 0 है, ये किस पर है, रेस्ट पर है ना। मैंने t इज इक्वल टू 0 पे देखा, ये रेस्ट पर है, t इज इक्वल टू 1 पर देखा, ये रेस्ट पर है, मैंने t इज इक्वल टू t पर देखा, ये किस पर है, अभी भी रेस्ट पर बना हुआ है। ठीक है। वैसे ही अगर कोई बॉडी है एक बॉडी है मास m की और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये क्या होता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार चलती रहेगी, यानी कि अगर इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है कि ये मोशन में है, मतलब ये मोशन में है, ये रेस्ट पर है। तो अगर आप t इज इक्वल टू 1 पर देखोगे तो भी ये v वेलोसिटी से चल रही होगी, t इज इक्वल टू 2 पे देखोगे तो भी ये v वेलोसिटी से चल रही होगी, और t इज इक्वल टू t देखोगे तो भी ये v वेलोसिटी से चल रही होगी। अगर आपको इसके मोशन को खत्म करना है तो आपको इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। वैसे तो आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आपको पता है ना, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है भाई, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, फ्रिक्शन होता है। तो आपको पता है कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन करती जा रही तो एक टाइम पर आकर वो रुक जाएगी, क्योंकि उस पर क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो आप कम कर सकते हो बट उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उसे खत्म नहीं कर सकते। मेरी बात समझे? सर अभी तो आपने फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं, अरे नहीं पढ़ाया बट पता तो है ना कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है।
फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये बात पक्की है। हाँ सर, अगर आप चलते हुए पंखे को रोक देते हो, बटन बंद कर देते हो, धीरे 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 करके पंखा क्या कर जाता है, रुक जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है कि इसमें कोई भी बॉडी लगातार चलती हुई आपको नहीं दिख सकती, एक ना एक मोमेंट पर क्या होगा भाई, वो रुकेगी। अब मान लीजिए से एक टायर है, आप टायर को ऐसे घुमा दो, है ना, ऐसे इसमें क्या करते हैं, हिंज सपोर्ट देके उसको आप ऐसे घुमा दो, पिन सपोर्ट देके ऐसे घुमा दो, घुमा के छोड़ दो, थोड़ी देर बाद टायर अपने आप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि टायर जहां पर पिन सपोर्ट में है, वहां जो पिन लगी हुई है, जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, वो फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण क्या होगा, टायर रेस्ट पर आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना? ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि वो लगातार घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अच्छा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम से जाना जाता है। एक आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत बेसिक एग्जांपल है, फुटबॉल है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना, अनलेस एंड अनटिल अ फोर्स, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वैसे ही अगर कोई फुटबॉल मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम एक और लॉ से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। किससे जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसमें इनर्शिया होता क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया होता क्या है? देखिए, इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ द इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी है और वो किसी स्टेट पर रखी हुई है ना, यहां पर सुनना, ध्यान से सुनना, इट इज इट्स इनएबिलिटी अरे यार अंग्रेजी गलत हो गई ना, इट इज इट्स इनएबिलिटी to change the state of rest or motion by itself। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी बॉडी हो, वो खुद ब खुद अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं ला सकती। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर बैठी हुई है तो वो बैठी रहेगी, उससे अगर आप हिलाने की कोशिश करोगे तो वो रेजिस्ट करेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है और आप उसको मोशन से रोकना चाहोगे, रेस्ट पर लाना चाहोगे, तो बोलेगी आहा ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या है, चेंज ऑफ स्टेट जब भी आप करते हो ना, तो बॉडी मना करती है। बॉडी बोलती है नहीं, अगर मैं मोशन में हूं मुझे मोशन में रहने दो, अगर मैं रेस्ट पर हूं तो मुझे रेस्ट पर रहने दो। जैसे आप सुबह स्कूल जाते हो, सुबह स्कूल जाने के लिए आपके मम्मी पापा आपको उठाते, पकड़ के ऐसे उठाया बेड से और छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी बोलती है नहीं, मेरे को तो सोना ही, मैं तो इसी स्टेट पे रहूंगी, है ना। आपकी बॉडी को खींच के छोड़ दिया, आपकी बॉडी वापस बिस्तर पे गिर गई, आप वापस लेट गए, है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ स्टेट के लिए मना कर रही है आपकी बॉडी। और अगर करना भी है चेंज ऑफ स्टेट, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बॉडी खुद ब खुद ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी के पास एक चीज होती है जिसको बोला जाता है इनर्शिया। क्लियर बात है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर बात है, 100% क्लियर बात है। अच्छा, इनर्शिया जो होता है भाई, इनर्शिया को मेजर कैसे किया जाता है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया क्या होगा, उसका ज्यादा होने वाला है। ये बात पक्की है। मतलब किसी बॉडी को, अगर मान लो कोई बॉडी है, एक हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है ना, दोनों ही रेस्ट पर है, दोनों को रेस्ट से अगर हटाना है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भारी बॉडी है उसको मोशन में लाना ज्यादा टफ होगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया क्या है, ज्यादा है। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई है? जी सर, समझ में आई है। पहला लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्स सेल्फ। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में या तो रेस्ट पर भी हो सकती है, मोशन पर भी हो सकती है। ठीक है ना? अच्छा, इनर्शिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा बॉडी का क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इनर्शिया है तो इनर्शिया के भी टाइप्स होते हैं भाई। वो टाइप्स क्या होते हैं उसे भी एक बार लिख कर देख लेते हैं, क्योंकि आगे तो हमने लिखा ही हुआ है, हमें पता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई आपको? जी सर, समझ में आ गई।
चलिए तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया पे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखिए कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहती है कि उसे रेस्ट से ना हिलाया जाए, बस यही चाहती है। और अगर चाहती भी है, सुनो मेरी बात, चाहती भी है, खुद से तो नहीं हिलने वाली, चाहती भी है तो खुद से नहीं हिलने वाली, उसे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स देकर हिलाएगा ही अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से। ओके ठीक है, तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अपने आप अपना स्टेट ऑफ रेस्ट वो चेंज नहीं कर सकती। दिस मींस अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल क्या है? एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया। कार्डबोर्ड को या तो आप धक्का दे दो या तो खींच लो, है ना। कार्डबोर्ड को आप फोर्स मार के ढंग से ऐसे फोर्स लगा के जोर से ऐसे धक्का दे दोगे तो कार्डबोर्ड क्या कर जाएगा? निकल जाएगा फोर्स पाते ही, है ना, वो मोशन में आ जाएगा। बट ये जो सिक्का था, सिक्का बोलेगा हमसे किसी ने कहा ही नहीं, सिक्के पे किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो सिक्का किस पे था भैया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे था। मतलब वो रेस्ट पे था तो उसमें क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। तो सिक्का क्या करेगा? सीधे की सीधे नीचे की तरफ गिर जाएगा, सीधे की सीधे क्या करेगा? ग्लास में गिर जाएगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो ये एग्जांपल आपको दिया गया है, इफ वी प्लेस अ कॉइन ऑन अ स्मूथ पीस ऑफ कार्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग फ्रीली इन अ बस इज थ्रोन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। यार बस में बैठा हुआ कोई इंसान, बस सडनली चली, बस एकदम से चली, तो आपका जो अपर बॉडी होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी पहली पूरे की पूरी बॉडी पहले क्या थी? रेस्ट पर थी। लेकिन एकदम से जब बस चली या ट्रेन चली या गाड़ी चली तो आपकी जो लोअर बॉडी थी वो किस में आ गई? मोशन में आ गई, तो आगे की तरफ चल दी। बट अपर बॉडी अभी भी किस में है? रेस्ट पर है, तो वो अपने आप तो हिलेगी नहीं, है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट पर ही रह गई और नीचे वाली बॉडी आगे चली गई, तो हमारी ऊपर वाली बॉडी पीछे चली जाती है। ऐसा बोलना गलत है कि अपर बॉडी पीछे चली जाती है। ऐसा बोलना सही है कि लोअर बॉडी आगे चली जाती है ना। जो हमारी अपर बॉडी है वो तो वहीं रहना चाहती है जहां वो थी, लोअर बॉडी लेकिन आगे चली जाती है। इसके कारण हमें क्या होता है? जर्क ऐसे पीछे की तरफ फील होता है। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, अपने आप वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप बात करिए भाई, इस केस को देखिए। अब ये बस स्टार्ट वाला केस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बस स्टॉप्स वाला। मतलब जब बस ऑलरेडी मोशन में है, चल रही थी भैया, चल रही थी, आप बस में बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए, बस में आपकी पूरी बॉडी बस के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। बट एक्चुअल में अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपकी बॉडी क्या है? मोशन में है। आप चल रहे थे, एकदम से बॉडी क्या हुई? एकदम से बस ने क्या किया? ब्रेक मारा। जैसे ही ब्रेक मारा आप आगे की तरफ ऐसे गिर जाते हो। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बस रुकती है आपकी जो लोअर बॉडी होती है वो तुरंत रेस्ट पर आ जाती है, बट अपर बॉडी जो होती है वो मोशन में ही रह जाती है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाती, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। एग्जाम्पल, पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। में क्या होता ही है, में तो नहीं बोलना चाहिए, में फॉल फॉरवर्ड। दिमाग वाला होगा तो में नहीं होगा, वो बचा लेगा अपने आप को। नेक्स्ट इज एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि जब आपने लॉन्ग जंप देखा होगा ना, एक आदमी दौड़ के आता है ना, लॉन्ग जंप देखा होगा, दौड़ के आता है, एक लाइन होती है, लाइन पे आखिरी पैर रखता है और ऐसे जंप मार देता है। जो जितना ज्यादा दूर जाकर गिरेगा वो जीत जाता है, विजेता हो जाता है ना। तो वो क्या कर रहा है? दौड़ के आ रहा है और वही वेलोसिटी, वही स्पीड किसको दे रहा है? अपनी बॉडी को दे रहा है ना। तो जब हम लास्ट जंप लेते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी मोशन में ही रहती है। अरे जंप लेके जब आप आगे जाते हो, आपने जब जंप ली तो आपकी बॉडी आगे क्यों जा रही है? क्योंकि जो दौड़कर आपने वेलोसिटी दी है अपनी बॉडी को, मोशन में लाए हो आप अपनी बॉडी को, और आप जैसे ही जंप लेते हो तो ऐसा थोड़ा ना कि बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, बॉडी मोशन में ही रहती है, क्योंकि वो मोशन आप उसे दे सकते हो। और वो कब तक रेस्ट पर नहीं आएगी? या जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर बात है? हाँ सर एकदम क्लियर बात है। चलिए भाई, यहाँ तो बहुत बेसिक बात हो गई इनर्शिया ऑफ मोशन की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। और अब बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ये भी बहुत बेसिक सी चीज है। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यार कोई गाड़ी जा रही है सीधे सीधे, है ना, एकदम से आपने गाड़ी में क्या कर लिया? टर्न ले लिया। गाड़ी सीधे सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी, और आपने एकदम से टर्न ले लिया, तो मेरी बॉडी बाहर की तरफ चली जाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना। मतलब वो चाहती है स्ट्रेट लाइन मोशन ही करना, आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन ही करना चाहती है, लेकिन आपने कार को ऐसा मोड़ दिया तो आपकी जो बॉडी है वो सीधे ही जाना चाहती है ना। मतलब अपना डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं करेगी। ठीक है। द रोटेटिंग व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रो आउट मड इफ एनी टेंजेंशियल ड्यू टू डायरेक्शन इनर्शिया। ठीक। When a car goes around a curve, ये देखो मैंने आपको बताया जब आप कर्व लेते हो, when a car goes around a curve suddenly the person sitting inside is thrown outward। सर वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी होता है। अभी आपने पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नहीं, अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए, हाँ बेसिक चीजें आपने क्लियर कर ली एकदम। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल पे।
ये इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल क्या है, अंग्रेजी देखो, आराम से देखो, स्क्रीनशॉट लो। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये सारी चीज़ें आप पहले से बोर्ड खाली लेकर आया करो, इसको खाली लेकर आ जाओ और यहाँ पर लिखा करो। बेटा मैं लिख तो दूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं लिखने में, लेकिन इतना अगर हम लिखने बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा लेक्चर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा? तो आप प्रॉपर टाइम ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखने की कोशिश कर लो, है ना। लेकिन यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना, पढ़ाना भी बहुत सारा है, काम इतने सारे हैं, हम एक बेचारे हैं, कैसे मैनेज होगा? अगर मैं यहाँ पे इतना थ्योरी लिखने बैठ जाऊँगा तो फिर हम न्यूमेरिकल कब सॉल्व करेंगे? समझ रहे हैं आप? ठीक है सर, क्या बोल रहा था मैं? The equilibrium of a particle in mechanics refers to the situation when the net external force acting on the particle is zero। तो सिंपल सी बात यह है कि अब से जब भी हम ऐसा बोलेंगे कि कोई सिस्टम या कोई पार्टिकल अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, कोई पार्टिकल अगर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम। मैं ऐसे लिखता हूँ इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम, है ना। समझना, आगे बार से अगर मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो समझ जाना ये इक्विलिब्रियम है। जब भी मैं आपसे कभी इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो आप समझ जाना इसका मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि उस पर, पार्टिकल पर जितने भी लगने वाले फोर्सेस हैं सबका सम कितना है? जीरो है। सबका नेट फोर्स कितना है? जीरो है। क्लियर बात है? सर एक ही फोर्स है क्या? नहीं, अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लगना है, लेकिन अगर आप एन नंबर ऑफ फोर्सेस को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा? वेक्टर सम कितना आने वाला है? जीरो आने वाला है। ये बात पक्की है। अगर ऐसा हो गया तो आप बोल दो कि भैया कि आपका जो पार्टिकल है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है सर, बोल देंगे। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, above condition is correct and complete as far as the equilibrium of particle is concerned। इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। The above condition is correct and complete as far as the equilibrium of particle that is a point mass is concerned। हम यहाँ पर जब पार्टिकल मान रहे हैं अपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, तो हम अपने पार्टिकल को क्या मान रहे हैं? पॉइंट मास मान रहे हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। अगर हम रिजिड बॉडीज कंसिडर करने लग जाए, हम अगर रिजिड बॉडीज कंसिडर करने लग जाए, यानी कि आप आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि एक बीम रखी हुई है, वो इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच में रखी है ना, या मान लीजिए कोई लकड़ी रखी है, बीम रखी है, कुछ भी रखी है, वो इन दो सपोर्ट के बीच में रखी हुई है ना। अब ये एक पॉइंट मास नहीं है, ये एक रिजिड बॉडी है, उसके बारे में बात हो रही है। इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, दैट इज एक्सटेंडेड बॉडीज, देयर आर टू कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर बॉडीज टू हैव इक्विलिब्रियम। अगर आप बोलेंगे कि ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए ऐसा स्पेक फोर्स लग रहा है P, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये बॉडी एक एक्सटेंडेड मास है या एक्सटेंडेड बॉडी है या फिर एक ये रिजिड बॉडी है, तो इस पर आप सिर्फ एफ नेट जीरो लगाकर ये नहीं बोल सकते कि इक्विलिब्रियम में होगी। यहां पर दो कंडीशन लगती है इक्विलिब्रियम के लिए, और वो लगती है एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन लगती है टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नेट टॉर्क भी आप क्या करते हो? जीरो करते हो। ये किसकी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। किस केस में? एक्सटेंडेड मास के केस में। किस केस में? इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज। थ्योरेटिकली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकली याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन देखेंगे इक्विलिब्रियम के, आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको सिर्फ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कब आपको ये दोनों इक्वेशन लगानी है और इक्विलिब्रियम सेटअप करना है, ठीक है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज देयर आर टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर सच बॉडीज टू हैव इक्विलिब्रियम। फर्स्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड द सेकेंड वाइज द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। ठीक है, लिख लिया। तो पहला केस हमने ये क्लियर कर लिया, दूसरा केस हमने ये क्लियर कर लिया। अब कॉन्करेंट फोर्सेस की बात करते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं भैया? जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हो। देखो, इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पार्टिकल वी कॉल देम कॉन्करेंट फोर्सेस, है ना। एक ही पॉइंट से निकल रहे हो या एक पार्टिकल से पार्टिकल को हमने पॉइंट मास माना है। हाँ बताओ ना। अरे भाई, पार्टिकल को हमने पॉइंट मास माना है, ये लिखा है साफ 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 साफ। पार्टिकल को आप क्या मान रहे हो? पार्टिकल को आप क्या मान रहे हो? पॉइंट मास मान रहे हो। तो जब एक ही पार्टिकल पर बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो हम बोलते हैं ये सारे फोर्सेस क्या हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। क्या है ये? कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। आप क्योंकि पार्टिकल को आपने पॉइंट मास माना है तो हम बोल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब नंबर ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। आई बात समझ में? जी सर, समझ में आ गई। अब जरा बात करते हैं यहाँ कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कुछ चीजें हमको समझनी है। अरे दादा, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है। सर बहुत गंदी स्पेलिंग और बहुत गंदी राइटिंग में आपने लिखा है, पूरा मूड खराब दिया। तौबा तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया। इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, आओ समझते हैं हम चीज़ों को। जब भी आपसे पॉइंट मास की बात की जाएगी,
जो कि ज़्यादातर पॉइंट मास की ही बात होगी। जब भी आपसे पॉइंट मास की बात की जाएगी और बोला जाएगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कराया जाए, तो आप क्या करोगे, आप उस बॉडी पर जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं सबको जोड़ोगे और उनका सम किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप वेक्टर सम करोगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, जब आप इनका सम करोगे तो आपको नेट वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? जी सर समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो यही चीज क्या है, ये इस तरीके से मैंने बोल दी। ओके सर, ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब है, जरा ये समझते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, हम जब सेकंड लॉ पे पहुंचेंगे ना, अभी हम पहुंचे नहीं है लेकिन आपको पता है, आपने देखा है लाइफ में, इतनी चीजें आपने देख ली हैं तो ये तो देखा ही होगा। जब हम सेकंड लॉ में पहुंचेंगे तो वहां से हमारे पास ना एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी इक्वेशन आएगी, F = ma। क्या यही सेकंड लॉ है? नहीं, वहां से निकल कर आएगी इक्वेशन जो है F = ma। अब बात ये हो गई कि आपने ये बोल दिया कि नेट फोर्स हो गया है 0, है ना। इक्विलिब्रियम के केस में आपने बोल दिया है कि नेट फोर्स क्या हो गया है, 0। जैसे ही आपने नेट फोर्स 0 किया, मास तो 0 नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी 0, मास तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका क्या मतलब है, यहां पर बच्चों के बहुत ज्यादा गलत होते हैं, कंसेप्ट गलत हो जाते हैं और ये बहुत टाइम तक गलत रहते हैं। वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं तब तक उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने कुछ गलत चीज सीख ली है। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलती होना बुरी बात है, गलती हो, लेकिन उसे सुधार भी लेना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। ये मतलब हो सकता है, ये नहीं होता कि वेलोसिटी 0। कई लोग एक्सेलरेशन 0 लिख के वेलोसिटी क्या बोल देते हो, 0 बोल देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कहीं पर 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ये एक गलत बात है, ये क्या है, एक ये गलत कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं, एक एग्जांपल आपको दूं, ये आपका क्या है, बेस है, मतलब कोई सरफेस है, सरफेस से आपने इस बॉल को फेंका, मोशन अंडर ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, ये जो बॉल है, ये आपका जो पार्टिकल है, ये कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा। मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के ये क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, मुझे बताओ यहाँ एक्सेलरेशन 0 है क्या? ना बाबा ना, यहाँ एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है a = -g के बराबर। ठीक है ना। तो ऐसा बोलना सही नहीं होता कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी 0 रहेगी। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बात आप याद रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब हम सेंटर ऑफ मास में चलेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, जब हम बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता अपनी पोजीशन से, पढ़ेंगे हम ऐसा कुछ, है ना, आगे जाके पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई अगर इनिशियली वेलोसिटी कांस्टेंट है किसी सिस्टम की और एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी फिर 0 ही रहेगी। अरे यार सर ये क्या बोल दिया, अभी आपने बोला कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 नहीं होती है। बाबा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका एक केस आगे आएगा, हम वहाँ समझेंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि ये नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी 0 हो, ऐसा बोलना सही नहीं है। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अब यहां पर जब आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आपके पास इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आएंगे, एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो और कुछ नहीं है, वो है इक्विलिब्रियम, बस वो और कुछ नहीं है। वो क्या है? वो है इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में आपको करना है ये वाला काम, एक तो ये काम करना है पॉइंट मास का। और अगर इक्विलिब्रियम दूसरी तरीके से मेंटेन कराया जा रहा है जिसमें आपकी बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, जिसमें आपकी बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन लगेंगी, यहाँ पर 2 इक्वेशन लगेगी। एक होगी भैया Fnet = 0 और एक होगी टाउ नेट = 0। आप ये दोनों लगाकर बोलोगे कि कोई बॉडी किस में आई है, आप ये दोनों लगाकर बोलोगे कि कोई बॉडी किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई। सही है सर? बिल्कुल सही है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर तैयार है। यहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। किसकी? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप जाकर देखिए, हमने आपको पूरा का पूरा वेक्टर्स पढ़ाया हुआ है। और दूसरी चीज होती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बाद लामीज थ्योरम से भी आप इक्विलिब्रियम के पूरे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो लामीज थ्योरम से।
एक तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी और एक पड़ेगी आपको जरूरत किसकी, लामीज थ्योरम की। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, ये तीन कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, है ना। उस तरीके से आप देख सकते हो इनको, हमेशा आप क्या करते हो, एक पॉइंट पर लेकर आते हो और तीनों ही फोर्सेस क्या होने चाहिए, बाहर की तरफ निकलते हुए होने चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ बना हुआ है कि ये है पॉइंट कोई, यहाँ से एक फोर्स ऐसा है F1, एक फोर्स ऐसा है F2, एक फोर्स ऐसा है F2 और एक फोर्स ऐसा है F3। तो आप क्या करोगे, इसे शिफ्ट करोगे पैरेलली और इसको F3 बनाओगे। क्या करोगे आप, इसको F3 बनाओगे, दिस इज योर F3। आपने इसको पैरेलली शिफ्ट किया और इसको आपने F3 बना लिया। तो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट से बाहर निकलते हुए फोर्सेस होने चाहिए। फिर आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पर एंगल नापोगे, इन दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर बीटा है और इनके बीच का अगर गामा है, तो फिर आप क्या लिखते हो, आप कुछ भी नहीं लिखते, आप ऐसे लिखते हो F1 के अपोजिट साइन गामा, F2 के अपोजिट साइन बीटा और F3 के अपोजिट क्या आता है, F3 के अपोजिट साइन अल्फा, ठीक है, खत्म बात, है ना। इसी चीज को इस तरीके से लिख लिया, इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करा के यहाँ से लिख लिया है और मैंने यहाँ से लिख लिया है, ठीक है ना। अब ये PQR बोल रहे हैं तो PQR आप ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। ये लो, इसको छुपा लो, इसको बोल दो P, इसको बोल दो Q, इसको बोल दो R, ये लो, है ना। इसको मोटा कर लो भैया पेन को, ताकि आप एक बार में ऐसे हटा पाओ। चलिए नामकरण कर दें। P के अपॉन में अल्फा है, P के अपॉन में अल्फा है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, P, ठीक है। Q के अपॉन में बीटा है, साइन बीटा, तो यह आ जाएगा Q, और R के अपॉन में गामा है तो R के अपोजिट क्या आ जाएगा, एंगल गामा आ जाएगा, ठीक है। पक्का, हाँ सर पक्का। इसका यूज कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन सरफेस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg व्हिच इज पुल्ड बाय अनदर स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग 1। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन सरफेस एंड अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg व्हिच इज पुल्ड बाय अनदर स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। आपको दो स्ट्रिंग दी गई है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। आपको दोनों में क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो आइए जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको बोला था ना, आप क्वेश्चन से आप सारी चीजें समझेंगे। ये आपने अपना मास बनाया है ना 1 kg का, इस 1 kg पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा इसका 1g, और क्या लगेगा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ लगेगा क्या, टेंशन। पक्का, हाँ सर टेंशन लगेगा T1। देख लो ना यार, यहाँ बैठकर देखोगे टेंशन कहाँ है तो टेंशन की डायरेक्शन अवे होती है T1, यहाँ बैठकर देखोगे टेंशन की डायरेक्शन अवे होती है T1। सिमिलरली आप स्ट्रिंग में जाओगे तो यहाँ पर टेंशन देखोगे तो T2 इधर होगा, ठीक है ना। और T2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 न्यूटन के बराबर। नहीं, देखते हैं इतनी जल्दी क्या है। चलिए, तो 1 kg पर लग रहा है एक तो ऊपर की तरफ T2। तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे सीधा क्या भाई, T1 प्लस 10 न्यूटन, 1g को मैं 10 न्यूटन लिख रहा हूँ, और वो किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे T2 के, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी चीज आप इसको देखिए, f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, T2 के बराबर हो जाएगी। अब भाई f किसके बराबर है, f तो T2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी T2 लगेगा। तो आप बोल सकते हो भाई कि T2 इज इक्वल्स टू f, यानी कि 10 न्यूटन, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से उठाओ, T2 की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो T1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0 आ गई। अब बात कर रहा है T2 की, बताओ कितनी होगी। तो T2 की वैल्यू आपने निकाली ली है, T2 की वैल्यू 10 न्यूटन है। आप देख सकते हो यहाँ पर T2 लग रहा है, इस ब्लॉक पर लग रहा है नीचे की तरफ क्या, mg, यानी कि 1 × g। तो अगर आप देखोगे तो T2 इज नथिंग बट T1 प्लस 1g। T1 क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो T2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 10 न्यूटन के बराबर आ गई है। क्लियर है, यहाँ से भी देख सकते हो T2 इज नथिंग बट 10 न्यूटन। पक्का जी सर, पक्का, हाँ सर एकदम पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस था भाई, T1 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वॉल एंड ब्लॉक बी इज 175 न्यूटन। मतलब इस वायर के पास कितना फोर्स झेल सकती है ये वायर, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उसकी 175 न्यूटन। मतलब इस वायर के पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है,
जो ये झेल सकती है वो है 175 न्यूटन की। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच द सिस्टम विल बी स्टेशनरी। ओके, ब्लॉक बी वेज 700 न्यूटन। अच्छा ठीक, इसका जो वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ ब्लॉक बी, वो दिया हुआ है 700 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 700 न्यूटन, ठीक है ना। इधर लग रहा है अपना क्या? टेंशन, ठीक है ना। ये टेंशन होगा कितना? T1 या TB लिख दो, इसको क्या बोल दो? TB लिख दो, ठीक है ना। इधर भी टेंशन, बताओ क्या होगा? स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन बदलेगी क्या? स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन बदलेगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलेगी। TB, अरे भाई स्ट्रिंग बदल गया तो टेंशन बदल गई। यहाँ पर आपने TB ली थी। अच्छा, इसको छोड़ो, आपको यहाँ से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आप बोलोगे सर इधर से उल्टा चालू करेंगे तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे। हमको निकालना है किसका? ब्लॉक ए का वेट। आप इतना समझ लो सिर्फ अभी। चलो, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इस तरीके से समझो कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट बस दिया हुआ है आपको 700 न्यूटन, आपने नीचे लगा दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर आओ, ये जो ब्लॉक है इसका जो वजन होगा वो कितना होगा? अरे क्या हो गया बोर्ड भाई, पागल क्यों हो रहा है ये है? जो ये ब्लॉक ए है इसका वजन हमको निकालना है, WA नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर इसकी टेंशन होगी ये TA, बिल्कुल होगी। हाँ सर, ये होगी TA, समझ गए? ओके सर, समझ गए। यहाँ पर अगर हम बोले कि यहाँ टेंशन आ रही है T, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टेंशन का कंपोनेंट ये, एक टेंशन का कंपोनेंट ये, ठीक है ना। ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा T cos, नहीं T sin, ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा T sin 30, और ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल ये होगा T cos 30। यही होगा क्या? हाँ सर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये है टेंशन, इसका एक कंपोनेंट है ये, एंगल है 30 डिग्री, ये कितना है? T cos थीटा, T cos 30, और ये है कितना? T sin 30, ये है कितना? T sin 30। क्लियर? जी सर, क्लियर। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन TA, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? मुझे बताओ किसके बराबर है इसकी वैल्यू। अगर आप A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो A पर नीचे की तरफ लग रहा है WA और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन TA। तो आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में TA इज इक्वल टू WA। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आप बोल सकते हो TA इज इक्वल टू WA, ठीक है सर। और इधर बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में बताओ क्या ख्याल है? तो देखिए, इस डायरेक्शन में मैं अगर इस पॉइंट पर बैठूंगा तो टेंशन की वैल्यू आपको TB दिखाई देगी। हाँ सर, यहाँ पर बैठूंगा तो आपको टेंशन की वैल्यू TB दिखाई देगी इस डायरेक्शन में। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस डायरेक्शन में आपको टेंशन मिल रही है कितनी? TB। यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वॉल एंड द ब्लॉक B इज 175 न्यूटन, ठीक है ना। ओके, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 175 न्यूटन है। इस पूरे की स्ट्रेंथ कितनी है भाई? 175 न्यूटन है, ठीक है। तो TB की वैल्यू आपको दे दी गई है 175 न्यूटन। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या वेट निकाल कर बताओ। निकालते हैं भाई, आइए। तो हम बोलेंगे सोल्यूशन TB इज इक्वल टू T cos 30, TB इज इक्वल टू T cos 30। TB की वैल्यू कितनी है? 175 इज इक्वल टू T इंटू √3/2। नहीं सर, नहीं सर, साइन 30 इज 1/2। अरे सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, √3/2, ठीक है ना। cos 30 की वैल्यू √3/2। चलिए, वेरी गुड। तो 175 इज इक्वल टू T √3/2। वो पूछ रहा है आपको निकालना है क्या? ब्लॉक A का वेट। ब्लॉक A का वेट मतलब अगर आपने TA की वैल्यू निकाली तो आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? WA की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 175 इंटू 2 डिवाइड बाय √3 इज नथिंग बट इक्वल टू T, इज नथिंग बट इक्वल टू T। बात समझे? हाँ सर, समझ गए। अच्छा, हमको मिल गई है इस T की वैल्यू, हमको निकालना क्या है? TA। अच्छा, हम देखें तो T sin थीटा किसके बराबर है? TA के बराबर है, बिल्कुल है सर। T sin थीटा इज नथिंग बट T sin 30 इज नथिंग बट TA। ओके, T की वैल्यू आपने निकाली है 175 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से आप TA की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 175/√3। और यही TA किसके बराबर है? WA के बराबर है। तो A ब्लॉक का वेट कितना आ गया है? 175/√3 न्यूटन, 175/√3 न्यूटन। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आ गया समझ में। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को क्या उससे कर सकते हैं? कौन सी मेथड बोलते हैं उसको भैया? हम क्या बोलते हैं उसको? लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम से कर सकते हैं क्या उस क्वेश्चन को? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? आइए समझते हैं। देखो 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 तुम हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है। ये मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया।
ठीक। आइए अब देखिएगा, ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर एक टेंशन जा रही है T, ठीक, ये एंगल है कितना 30 डिग्री। लामीज थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। नीचे की तरफ लग रहा है TA जो कि WA के बराबर है ना, और यहाँ की तरफ लग रहा है क्या TB जो कि 175 न्यूटन के बराबर है। ओके ओके सर। अच्छा ये 30 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। अरे पेन बेटे क्या हो गया है तुमको, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री अगर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 150 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर 150 डिग्री। क्लियर है। चलिए आपके पास TA 175। अब हम लगाते हैं इसमें लामीज थ्योरम, तो देखिएगा आप TB के अपोजिट में ये पूरा एंगल आएगा, ये पूरा एंगल, तो ये तो 90 है भाई, है ना। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 9 और 3, 9 2 11 9 3 12, 120 डिग्री साइन 120 डिग्री, TB अपॉन साइन 120 डिग्री। अरे दादा देखो ना सही किया है कि नहीं, फोर्स अपॉन उसके अपोजिट का एंगल साइन के साथ, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या हमको वैल्यू निकालनी है TA की, ठीक है ना। तो TA अपॉन ये एंगल कितना है, TA अपॉन ये एंगल कितना है 150 डिग्री, बिल्कुल सही। तो हम बोल सकते हैं TA अपॉन साइन 150 डिग्री। आपको TB की वैल्यू पता है 175 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 120, साइन 120, इससे आप सीधे सीधे वैल्यू किसकी निकाल सकते हो, TA की निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था और इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने आ गया। हा A cylinder of weight W is resting on an inclined plane forming a V groove as shown in the figure. Ignore friction everywhere. Draw its free body diagram of the sphere. देखिए आपसे फ्री बॉडी डायग्राम भी बनवा ले रहा है। Calculate normal reactions between the cylinder and two inclined walls. देखिए यहाँ पर सिमेट्री है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। तो यहाँ पर हम डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, है ना, को बड़े डायग्राम की ज़रूरत है। यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, बड़े डायग्राम की ज़रूरत है। पहले बना लेता हूँ सर्कल ताकि हमको दिक्कत ना हो बाद में, ठीक। ओके चलिए ठीक है, सही बनाया है, हाँ सर सही बनाया। ये यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, तो थोड़ा सा और हम आगे करते हैं, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ठीक, ओके नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। आ जाओ, ये क्या है, चलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इस तरीके से बॉल क्या है, दो सपोर्ट के बीच में फंसी हुई है। वेट ऑफ द सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड, ठीक है बिल्कुल सही है। आपको बोल रहा है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एंगल दिया है 60 60 60, एंगल दिया हुआ है 60 60 और 60, ठीक है भाई, एंगल 60 60 60 दिया हुआ है। ये लो भैया 60 60 60 एंगल बना दिया मैंने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 60 60 और ये 60, चलो शानदार, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो बॉल है आपकी या जो स्फीयर है, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, क्या करेगा, वेट इसका एक्ट करने वाला है डाउनवर्ड। तो लो भैया हमने इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करा दिया, ये नीचे की तरफ, बहुत पतला पेन है, थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरी वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और क्या एक्ट करने वाला है भाई, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी एक, नहीं देखो इसको मैं कर देता हूँ पिंक कलर से, नहीं यार वाइट कलर से, नहीं यार ब्लू कलर से, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी यहाँ से, देखो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी यहाँ से, जहाँ से कांटेक्ट हुआ है वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। बात मानते हो या नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, एक रिएक्शन नॉर्मल ये लग गई, ठीक है ना। ओके अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, ज़रा समझेंगे बहुत प्यार से। दिस इज दी वेट, दिस इज W, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। सरफेसेस का नाम दिया हुआ है क्या, ये सरफेस कुछ नाम नहीं दिया है, तो मैं सरफेस को A बोल देता हूँ, इस सरफेस को B बोल देता हूँ, है ना, आसानी होगी इससे हमको। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या है, NA है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन दिया है ये क्या है, NB है। मानते हो या नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, ठीक है। अब देखो इसी का मैं एक प्यारा सा डायग्राम बनाने वाला हूँ। इस पॉइंट को देखो, पॉइंट O है ना, इस पॉइंट O को मैं लेता हूँ, लामीज थ्योरम लगाता हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ से ये जा रहा है क्या, NA, ठीक है ना। ओके यहाँ से ये जा रहा है क्या, NB, जा रहा है कि नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है,
और यहाँ से ये जा रहा है नीचे कितना, W, नीचे जा रहा है क्या, W। ठीक है, ओके। अब एंगल्स की बात कर लेते हैं जरा। किसकी बात कर लेते हैं, एंगल्स की। ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, ठीक है ना। अच्छा, अब एंगल्स देखते हैं यार। देखो मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अच्छा, अब ये देखो ड्यू टू सिमेट्री ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सिमिलरली ये कितना है, 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, बहुत अच्छे से मानते हैं। चलिए, तो हमको समझ में आया ये 60 डिग्री है। अच्छा, एंगल्स निकालना है, एंगल्स निकाल लोगे काम आपका एकदम बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, ये है आपका पीछे की तरफ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है ना। ये है 60 डिग्री, दिस इज 60, दिस इज 60, ठीक है ना। ये पूरा कितना है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। मैं सिर्फ आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूँ। ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ये भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना, 30। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा, 30, ये भी कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है ना। अब हमें मतलब किस किस से है जरा समझो, हमें किस किस से मतलब है, हमें एक तो इससे मतलब है NA, एक इससे मतलब है NB और एक इससे मतलब है W, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, हमको लगाना है क्या, लामीज थ्योरम। एक बात मुझे पता है कि ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री हम ये बोल सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री हम एक बात ये बोल सकते हैं, और वो बात क्या है, ड्यू टू सिमेट्री हम ये बात बोल सकते हैं कि NA किसके बराबर होगा, NB के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे ही मैंने ये बात बोली हमारा क्वेश्चन एक लेवल और आसान हो गया, ठीक। हम इस तरफ लगाएंगे, हमको एंगल पता करना था, NA और W के बीच में कितना एंगल है, 60 और 30, 90 और 30, 120 डिग्री। 60 और 60 कितना, 120 डिग्री, और ये भी कितना, 120 डिग्री, ठीक है ना। आइए लामी इस तरफ लगाते हैं। हमको किसी भी एक की वैल्यू निकालनी, या तो NA की निकाल लो या तो NB की निकाल लो, आंसर एक ही आने वाला है। चलिए, तो W अपॉन साइन 120, W अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू, NA निकाल लूँ, NA अपॉन साइन 120, लो भाई NA अपॉन साइन 120, NA अपॉन साइन 120 लीजिए। साइन 120 गया, कितना आ गया, WA के बराबर ही आ गई वैल्यू। तो NA की वैल्यू किसके बराबर आ गई, WA के बराबर आ गई, या W के बराबर आ गई, और यही किसके बराबर है, NB के बराबर है। लो क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए, अगर आपको NA की वैल्यू निकालनी है, ध्यान सुनना, आपको पता है NA का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, NA का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा, NA साइन 30 होगा कि नहीं होगा, NA साइन 30, ठीक है ना। NB का भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, वो कितना होगा, वो होगा प्लस, यहाँ पर आकर ऐड होगा NB साइन 30। तो NA साइन 30 प्लस NB साइन 30 कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। NA NB के बराबर है, NA NB के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं वो हो जाएगा बराबर ट्वाइस ऑफ NA साइन 30 के बराबर, और वो किसके बराबर है, W के बराबर है। ऊपर की तरफ लग रहा है ट्वाइस ऑफ NA साइन 30, नीचे की तरफ लग रहा है वेट, तो आप बोल सकते हो साइन 30 इज 1/2, साइन 30 इज 1/2, 2 से ये 2 काट दिया, किसकी वैल्यू आ गई, W की। तो W इज नथिंग बट इक्वल टू NA, और NA किसके बराबर है, NB के बराबर। तो आंसर आ गया भाई आपका। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सीख लिया, और आपने नॉर्मल रिएक्शन भी क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। क्लियर, ओके सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखिए, a 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30 degree inclined A and bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact forces at A and B. कॉन्टैक्ट फोर्सेज एट A and B, यानी कि आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। देखिए, यहाँ से आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा, इसको कलर दूसरा कर लेता हूँ। ये सरफेस A है, तो यहाँ से आपका एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा NA, ठीक है। फिर सरफेस B से भी एक कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन बनेगा कितना, NB। ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा कितना, NB, ठीक है ना, पक्का, ओके। इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, जो कितना है, 500 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है, 500 न्यूटन के। सेम वही बात, आइए इसको ड्रॉ कर लेता हूँ अलग से। मैं इसको मैं यहाँ पर लेके आके अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। आइए, एक तो है आपका क्या, एक है आपका NA, दिस इज योर NA,
ठीक। दूसरा है आपका NB, दिस इज योर NB, दिस इज योर NB, दिस इज योर NB, जिसका कलर क्या है भाई, जिसका कलर मैं येलो कर देता हूं। और तीसरा है क्या नहीं, तीसरा क्या है W, तीसरा क्या है भाई W। अरे चलिए इसका कलर बदल लेता हूं, मैं पिंक कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आइए नाम दे देता हूं मैं इसको, दिस इज NA, दिस इज NB एंड दिस इज W एंड दिस इज W। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मुझे अब मतलब है सिर्फ और सिर्फ एंगल से। किससे मतलब है? एंगल से मतलब है। यहां पर अगर 30 डिग्री है, देखो करने के दोनों तरीके हैं, या तो आप रेजोल्यूशन कर लो या तो आप लामीज थ्योरम लगा लो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम है। हर बार मैं आपको बोल दे रहा हूं कि हर केस में आपको ये चीज लिखी हुई मिलेगी कि यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तभी तो मैं लामीज थ्योरम लगा रहा हूं बार बार। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये 30 डिग्री है। अब मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री है ना? मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस लाइन के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल सेम होगा। जब दो लाइन के बीच का एंगल सेम हो, जब दो लाइन के बीच का एंगल आपको पता हो, तो इन दोनों लाइन पे आने वाले जो परपेंडिकुलर है उनके बीच का एंगल भी सेम होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जब दो चीजों के बीच, दो लाइंस के बीच का एंगल आपको पता हो, इन दोनों लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेंगे उनके बीच का एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। समझने की कोशिश करना। ये लाइन है और ये लाइन है, इनका बीच का एंगल है 30 डिग्री। इस लाइन पे ये येलो वाली लाइन परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पर ये परपेंडिकुलर, वेट नॉर्मल आता है ना नीचे, तो इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। या तो आप ऐसे समझ लो, ये 30 है, ये 60 है, क्योंकि ये पूरा 90 होगा। ये 30 है, ये 90 है पूरा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 90 होगा तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये 30 है तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये कितना है, 90 है। सारे एंगल्स पता चल गए, सारे एंगल्स पता चल गए, बिल्कुल। हाँ, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ इन 3 एंगल से। आइए वो निकालते हैं। ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। NA और NB के बीच का एंगल कितना होगा, NB और NA के बीच का 9 3 12 120 डिग्री, 120 डिग्री। कुछ गलत कहा मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा। और ये एंगल कितना होगा, NA और W के बीच में, W और NA के बीच में 9 6 15 150 डिग्री। कितना, 150 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, अब क्या निकालना है आपको, NA NB की वैल्यू निकालनी है। W की वैल्यू आपको 500 न्यूटन दी हुई है। आओ भाई, तो W अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू NA अपॉन साइन 90। नहीं, NA अपॉन साइन 90 ही तो होगा। ये देखो साइन 90, NA अपॉन साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 हो जाता है 1, तो 500 डिवाइडेड बाय साइन 120 इज नथिंग बट इक्वल टू NA। अब NB की वैल्यू निकालनी है, तो आप आगे लिख सकते हो NB अपॉन साइन 150, साइन 150। लो भाई, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो NB की वैल्यू कितनी आएगी, W यानी कि 500, 500 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 120 अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू NB। ठीक है ना? अब आपके पास NA और NB दोनों की वैल्यू आ गई है। जो NB है उसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 500 बाय रूट 3 न्यूटन के बराबर, 500 बाय रूट 3 न्यूटन के बराबर। और NA की जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी 1000 बाय रूट 3 न्यूटन के बराबर। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपको सारे बन जाएंगे अच्छी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस के बाद तो सर हर पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन उड़ा दूंगा। आप तो कुछ ऐसा पढ़ाओ जिसमें प्रैक्टिस ना लगे और सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाए, तो मैं तो बोलूंगा लामीज ही कर लो यार। लामीज में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg सस्पेंडेड बाय द 3 स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब देखो मैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कर लूं। देखिए नीचे की तरफ क्या लगेगा, वेट लगेगा,
नीचे की तरफ क्या लगेगा, मान लीजिए इस चीज़ को, अब तो हम फास्ट हो गए हैं, नीचे की तरफ लगेगा क्या 300 न्यूटन। ठीक है सर, एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है TB, और एक टेंशन इधर है TA, एक टेंशन इधर है TA, है ना। एंगल देखते हैं, एंगल आपको यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ, वहाँ 37 दिया हुआ है ना। ये एंगल आपको 37 दिया है, तो अगर ये आपको 37 दिया है, ये 50, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। हाँ सर, ये एंगल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो TB cos 37 एक इधर आ जाएगा, TB cos 37, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर TB sin 37, TB sin 37, TB sin 37 300 के बराबर है। लिख लूँ? नहीं लिखेंगे क्या सर? अरे लिखेंगे ना। TB sin 37 किसके बराबर है? 300 न्यूटन के बराबर है, ठीक है ना। तो sin 37 की वैल्यू कितनी होती है बताइए मुझे। sin 37, एंगल याद करो, ट्राइंगल याद करो 37 वाला, ट्राइंगल याद करो 37 डिग्री वाला भैया। ये 37 डिग्री वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर होता है 3, यहाँ होता है 4, यहाँ होता है 5। अब मुझे बताओ sin 37 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 300। तो TB की वैल्यू कितनी आ गई? TB की वैल्यू आ गई 300 इंटू 5/3, ये काटा, ये हुआ 100, तो वैल्यू कितनी आ गई TB की? 500 न्यूटन। TB की वैल्यू कितनी आ गई? 500 न्यूटन। अब जरा TA की वैल्यू निकाल ले, तो देखो बताओ TA और TB के बीच में क्या रिलेशन है। TA इज इक्वल टू TB cos 37, TB cos 37। अब मुझे बताओ TB की वैल्यू आपने निकाल ली है 500, cos 37 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, ये 4/5 काटा, इसको ये हो गया 100, तो कितनी आ गई वैल्यू? 400 न्यूटन। क्लियर? तो TB की वैल्यू आपने निकाल ली और TA की वैल्यू आपने निकाल ली, 400 और 500 न्यूटन। खत्म? सिंपल? हाँ सर बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़े। आगे कुछ भी नहीं है, आगे हो गया है आपका लेक्चर खत्म। यहाँ पर हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जान लिया है, इनर्शिया क्या होता है उसको जान लिया, इनर्शिया कितने टाइप का होता है उसको जान लिया, इक्विलिब्रियम कब आता है, क्यों आता है, किसको, किस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अगर पॉइंट मास होगा तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कैसे होता है, रिजिड बॉडी अगर होती है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कैसा होता है, क्या कंडीशन लगानी पड़ती है, ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। DPPs में इसके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लगाइए, आएगा आपको सब कुछ समझ में। टेंशन मत लीजिए, टॉर्क जहां पर बैलेंस करना है वहां पर उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को आने पर डिस्कस कर लेंगे। आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप बस हम पर भरोसा बनाए रखिए। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहाँ पर YouTube पर जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर भी आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो सर वहाँ और यहाँ क्या अंतर है? अंतर ये है कि बेटा यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट आपको दिया जाता है। आप जाएंगे magnetbrains.com, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आएगी। इतना सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आप जाएंगे नीट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है सब आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा मान लीजिए आपको फिजिक्स देखने का मन है, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया तो मैं आपको यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको दे चुका हूँ सब लाइन बाय लाइन क्या कर दी गई है, अरेंज कर दी गई है। आप किसी पर भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैं आपको ऐसे पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा, है ना। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हो। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोज़ को लाइक करके चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।